नमस्कार दोस्तों। जो यूएस के जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने ताइवान की विजिट की सभी बातों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि जब वो पहुंची थी, पहुंचने से पहले शी जिनपिंग ने बाइडेन से बात की। उन्होंने कहा कि तुम आग के साथ मत खेलो, जो हमारी दुश्मनी है बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। जब नैन्सी पेलोसी जिस प्लेन के अंदर बैठी है उस प्लेन के ऊपर अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे। ऐसे जो उन्होंने कुछ बातें की, फिर भी जो नैन्सी पेलोसी ने सभी बातों को छोड़ते हुए उन्होंने ताइवान की विजिट की। आज देखा जाए तो उसके बाद जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अपनी बात उठाई। उन्होंने कहा कि जो इससे चाइना यूएस का जो रिलेशन है इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखो ये तो हुई आम बात। अब बात करते हैं आखिरकार चाइना को ताइवान को लेकर इतनी ज़्यादा समस्या क्यों है, इतनी ज़्यादा उसको हर बार बुखला क्यों जाता है। देखो अब इसको समझते हैं। पहले तो देखो, पहली बात तो जो ताइवान और यूक्रेन दोनों की थोड़ी कंडीशन मिलती जुलती है, आप रिलेट कर सकते हो। क्योंकि जो ताइवान जो यूक्रेन है, ये पहले भी एक यूएसएसआर का पार्ट था, बट 1991 के अंदर जब यूएसएसआर टूटा तो उसके बाद यूक्रेन अलग हुआ और अमेरिका की तरफ भागने लगा। और ये नाटो की मांग उठाई इसने, जो रशिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रशिया नहीं चाहता कि यहाँ पर इस बॉर्डर के ऊपर जो अमेरिका की सेना आकर खड़ी हो। तो उसने क्या किया, पहले समझाया, नहीं माना तो उसने रशिया ने इसके ऊपर हमला कर दिया। और दूसरी तरफ जो चाइना बोलता है कि जो ताइवान है एक चाइना का पार्ट है, इसके ऊपर जो अमेरिका इंटरफेयर ना करे। वो भी नहीं चाहता कि इस पे ज़्यादा अमेरिका इंटरफेयर करे और आप जो वन चाइना पॉलिसी को चुपचाप फॉलो करता रहे, ये चाइना कहता है। अब वन चाइना पॉलिसी, चाइना कहता है कि ताइवान ताइवान जो चाइना का पार्ट है। अब इसको पहले समझते हैं, इसके पीछे एक कहानी है। क्या है, इस पहले को इस कहानी को समझते हैं। अब चाइना के अंदर पहले चिंग वंश का शासक था, बट धीरे धीरे जापानीज के द्वारा यहाँ पे हमला किया। 1895 के अंदर जापानीज के द्वारा इसके ऊपर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और अपना शासन करने लगे। बट धीरे धीरे वर्ल्ड वार वन हुआ, जैसे वर्ल्ड वार टू हुआ। जब वर्ल्ड वार टू हुआ तो अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया। तो उसके बाद जापान पीछे हटा, तो वो चाइना को छोड़ के चला गया, भाई अब तुम संभालो, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब जैसे छोड़ के गया तो जब चाइना को, तो वहां पर उस टाइम में दो पार्टी उभर रही थी। कौन कौन सी, एक नेशनलिस्ट पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, और दूसरी तरफ जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसको लीड कर रहे थे चांग काई शेक। बट जब कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे वो 1949 के अंदर ताइवान पहुंच गए। यहाँ पर आप ताइवान देखना, इस टापू के ऊपर वो पहुंच गए और अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से घोषित कर दिया। और धीरे धीरे वहां पर इलेक्शन हुए और 1975 का वो पहली बार टाइम था जब वहां पर पहली बार वहां प्रेसिडेंट बना था। बट धीरे धीरे अपनी मांग उठाते चले गए कि हम एक अलग देश है, सेपरेट देश है। बट दूसरी तरफ जो चाइना कहता है कि हम आपको मान्यता ही नहीं देते, आप एक अलग देश नहीं है। बट जब चाइना के सिर से ऊपर पानी ज्यादा चला गया तो चाइना ने कहा, मतलब उन्होंने एक ऐसा जो कानून लेके आए कि जब कोई भी देश कोई चाइना के साथ व्यापार करता था, उन्होंने कहा कि आपको वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। अब वन चाइना पॉलिसी क्या थी, जब कोई भी देश चाइना के साथ व्यापार करता है तो उसे वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना होगा। वन चाइना पॉलिसी कहती कि ये है कि आपने सारे रिश्ते नाते जो ताइवान के साथ है उसको खत्म करना होगा और मानना होगा कि ताइवान एक चाइना का ही पार्ट है। मोस्टली देखा जाए तो काफी देश जो चाइना के वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते आए हैं, और इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता आया है। और कुछ लिमिटेड ये 13-14 देश है जो ताइवान को एक अलग देश मानते हैं। और अमेरिका भी स्टार्टिंग से वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता आया है। वो बात अलग है कि जो अमेरिका पीछे से ताइवान को हथियार वगैरह सप्लाई करता है। बट बात उस टाइम खराब हुई 1997 के अंदर, जब अमेरिका के जो हाउस स्पीकर है न्यूट गिंगरिच और रिपब्लिकन पार्टी गए थे और ताइवान पहुंचे और ताइवान को समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बट जब चाइना को बात समझ में आई, तो चाइना की देखा जाए तो उस टाइम अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। तो चाइना ने 2005 के अंदर एक लॉ पास किया। उन्होंने कहा कि अगर बार बार ऐसे ताइवान है मांग उठाएगा तो हम उसके ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये तो हुई चाइना और ताइवान की बात। अब दूसरी तरफ नैन्सी पेलोसी की बात कर लेते हैं, जो चाइना के उनकी अच्छी खासी दोस्ती है। अच्छी खासी दोस्ती क्यों है, क्योंकि जो नैन्सी पेलोसी है हर टाइम चाइना को क्रिटिसाइज करती रहती है। क्योंकि उनका कहना है कि जो चाइना मानव अधिकारों का हर बार उल्लंघन करता रहता है। क्योंकि देखा जाए तो 1989 का वो टाइम था जब तियानमेन स्क्वायर के अंदर लोगों को बुरी तरह से जाने गई। क्योंकि जो लोग डेमोक्रेसी के लिए जो मांग उठा रहे थे, उनका कहना था कि ये तो हमारी जो मांग दबाई जा रही है। हालांकि जो उन्होंने डेमोक्रेसी की जो मांगे उठाई, उस उस मांग को दबाने के लिए चाइना ने अपने टैंक बुलाए, वहां पर जो मिलिट्री बुलाई और लोगों को मारना शुरू कर दिया। कम से कम हजारों से ज्यादा वहां पर लोग मारे गए।
और उसके बाद 1991 के अंदर जो नैन्सी पेलोसी और जो अदर पॉलिटिशियन थे यूएस के, उन्होंने चाइना की विजिट की और लोगों को जो समर्थन किया, जो डेमोक्रेसी के लिए जो मांग उठा रहे थे। और हालांकि जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे बकायदा शेयर भी किया, एक बैनर के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, टू दोज हु डाइड फॉर डेमोक्रेसी इन चाइना, उनको लोगों को समर्थन किया। अब दूसरी बात, जो चाइना कुछ एरिया के ऊपर कब्जा करके बैठा है, जैसे तिब्बत की बात कर लेते हैं, तो नैन्सी पेलोसी तिब्बत पहुंची और वो दलाई लामा से मिली। यहाँ पर देखो आप, उन्होंने फोटो शेयर किया हुआ है, तो वहाँ बच्चों से मिली। तो उसके बाद उन्होंने चाइना को फिर क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि जो चाइना तिब्बत की जो हिस्ट्री है या रिलीजन है या कल्चर है, उसको खत्म करना चाहता है। तो चाइना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई इनको ऐसा क्रिटिसाइज करे।